अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। हमेशा की तरह हर एपिसोड में हम एग्रीकल्चर के बारे में, जिसको आसान अल्फाज में बर्ड फार्मिंग कहा जाता है, जो आजकल एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका हुआ है, उसकी अफादियत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके तरीक़ेकार पर बात करेंगे। और हम कोशिश करें कि इस प्रोग्राम की तवसत से अपने देखने वाले नाजरीन को सिखाया जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह से वो भी अगर चाहें तो घर बैठ के बर्ड फार्मिंग कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम हर एपिसोड में एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो बर्ड फार्मिंग से रिलेटेड हो या किसी भी किस्म की बर्ड फार्मिंग से रिलेटेड हो, और उस टॉपिक के बारे में वो डिटेल में बात की जाती है। और उसके बाद हम किसी माहिर ब्रीडर को बतौर मेहमान भी इनवाइट करते हैं सेकंड सेगमेंट में। और सेकंड सेगमेंट में हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी ब्रीडिंग कर रहे हैं लोग, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। पिछली एक साथ में हमने बात की कि ब्रीडिंग की बेसिक्स क्या हैं, किस तरीके से हम बर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हाउसिंग कैसे हम करेंगे, उसकी हाइजीन का ख्याल कैसे करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रीडिंग, कि हमने हाउसिंग कर ली, हमने बर्ड्स अरेंज कर लिए, बर्ड सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो हम उनकी ब्रीड लेते हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि जी नर और मादा को आपने एक पिंजरे में डाल देना है और उसके बाद जो भी होगा वो उन्होंने करना है और हमारा काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी ऐसी बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ऐसी बिल्कुल सोच नहीं रखनी। आपने प्रोफेशनल तरीके से बर्ड फार्मिंग करनी है। प्रोफेशनल तरीके से बर्ड फार्मिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपरली इन्वॉल्व होंगे, उनकी डाइट का ख्याल रखेंगे और जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे। अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको डेड इन शेल, आपको इनफर्टिलिटी या गैर सेहतमंद चिक्स की प्रोडक्शन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे पास सेहतमंद बच्चे आएंगे। और उसके में डेड इन शेल जैसे मसाइल, डेड इन शेल होता है जी अंडे में बच्चे का मर जाना, या इनफर्टिलिटी होती है जिसमें वो खाली अंडे आ जाते हैं और वो फर्टाइल नहीं होते और उसमें से बच्चे नहीं निकलते। तो आपको इनफर्टिलिटी, डेड इन शेल और चिक्स की जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, हम पिछली एक साथ में भी बात कर चुके हैं कि नर और मादी की जो सेक्सिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि नर कौन सा है, मादा कौन सी है, इसको हम डीएनए के थ्रू टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने बर्ड्स को डीएनए टेस्ट करवाएं, बिकॉज नॉन डीएनए टेस्टेड बर्ड्स में आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। तो जब बर्ड्स की हमारे पास डीएनए टेस्ट आ गया, हमें पता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, कंफर्म पेयर को आप पेयर अप करें। और जब आपका पेयर अप हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने उनको ब्रीडिंग कोर्स कराना है। ब्रीडिंग कोर्स क्या होता है? बेसिकली दो तरह की डाइट होती है जो हम इन बर्ड्स को देते हैं। एक को हम कहते हैं मेंटेनेंस डाइट और एक को हम कहते हैं ब्रीडिंग डाइट। मेंटेनेंस डाइट होती है जो हम उनको पूरा साल देते रहते हैं जब बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे होते, और उसमें ये होता है कि जो हमारे ब्रीडिंग वाइटामिन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि उनको हफ्ते में 2 दिन दें। और जब हम ब्रीडिंग कोर्स कराते हैं तो हम लोड करते हैं उनको विद मिनरल्स, वाइटामिन्स और कैल्शियम्स, और हम ब्रीडिंग कोर्स में 21 दिन नॉन स्टॉप उनको डेली बेसिस पे ये वाइटामिन्स देते हैं, ताकि उनमें आगे चल के जो कैल्शियम की ज़रूरत उनको पड़ेगी या उनमें जो कैल्शियम की कमी है उसको वो दूर कर पाएँ, और जो उनके लिए डेफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती हैं उसको हम पहले ही कोप अप करें। वो अपने बर्ड को इस लेवल पे लेके आएँ फिज़िकली, हेल्थ वाइज, कि जब वो आपका ब्रीडिंग सीजन हो उसमें वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे। अच्छा जी, अब हम वाइटामिन्स कौन से यूज़ करते हैं? ब्रीडिंग वाइटामिन बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे सोलेविट डी ब्रीडर, एक वेटाफार्म ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है सोलेविट डी ब्रीडर, ब्रीडिंग वाइटामिन के तौर पे मैं इसको पसंद करता हूँ। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें वाइटामिन D3 की इजाफी खसूसियात मौजूद हैं, और ये पहली एक साथ में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वाइटामिन D3 जो है वो केज्ड बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरज की रोशनी आपके बर्ड रूम में उस तरह से नहीं आती जिस तरह से बर्ड वाइल्ड में सूरज की रोशनी को एंजॉय कर पाता है, और सूरज की रोशनी जो है वो विटामिन D3 की बेहतरीन सोर्स है। तो क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है तो आपको
विटामिन D3 की डेफिशिएंसी का सामना रहता है, तो सोलावेट डी ब्रीडर जो है उससे D3 की डेफिशिएंसी दूर करने में भी हमें अच्छी हेल्प मिलती है। इसके अलावा जी कैल्शियम सोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फीमेल्स ने लेइंग करनी होगी और कल को जो एग शेल्स हैं उनकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर अंडों में की एग शेल्स की हेल्थ अच्छी होगी तो आपको कम डेड इन शेल का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन वेटाफार्म एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी, उसका प्रोडक्ट है डी न्यूट्रिकल, जो बतौर कैल्शियम मैं यूज़ करता हूँ। मिनरल्स एक ब्रिटिश कंपनी है मर्फी के मिनरल्स मैं यूज़ करता हूँ। तो ये बेसिक 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने 21 दिन तक लगातार डेली बेसिस पे देना है। और जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी बॉक्सेस, इनके डब्बों के ऊपर इनकी क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड होती है, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम वो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में ही इनको दें। याद रखिएगा, ओवर यूज़ ऑफ वाइटामिन्स और ओवर यूज़ ऑफ ऑल सच सपोर्ट सप्लीमेंट्स वो बर्ड की सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकती हैं। इनके लिवर बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और अगर हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा वाइटामिन्स और ज़रूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट उनको दे रहे हैं तो उससे उनके लिवर डैमेज होने का भी ख़तरा रह सकता है। इसके अलावा जी सिरका सेब बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी डाइजेशन के लिए। बर्ड्स में देखा गया है कि ज़्यादातर मसाइल उनको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी डाइजेशन को टेक केयर करें। तो हफ्ते में 1 दिन पानी में सिरका सेब मिक्स करके इनको दें, वो उनकी डाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबायोटिक्स जैसे ह्यूमंस में हम योगर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह प्रोबायोटिक्स होती हैं। प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली गुड बैक्टीरिया, तो गुड बैक्टीरिया इनको देना ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दिन आप दे सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन दे सकते हैं। तो अगेन प्रोबायोटिक्स के लिए भी वेटाफार्म के प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे हैं, मैं वो यूज़ करता हूँ। मैं रेकमेंड भी आपको ये करूँगा कि आप वो प्रोबायोटिक्स इनको यूज़ करवाएँ। अच्छा जी, अब हमने ब्रीडिंग कोर्स इनको करा लिया। ब्रीडिंग कोर्स जब हो गया तो साथ साथ हमने बॉक्स प्रिपेयर करना है। एक बॉक्स में ब्रीड करते हैं, बॉक्स के अंदर एक घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले के अंदर ये अंडे देते हैं। अब बॉक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगेन हमने हाउसिंग की जो एपिसोड की थी उसमें आपको हाइजीन के बारे में तफसील से बताया था। उसमें हमने बात की थी कि एक प्रोडक्ट है वर्कोनेस जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है, और हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस बॉक्स को वर्कोनेस के पानी के साथ अच्छी तरह साफ़ करेंगे, धोएंगे, और धोने के बाद हम उस बॉक्स को 2 से 3 दिन मैं छत पे धूप में रखवा देता हूँ ताकि उनको धूप लगे और वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। मेक श्योर किसी किस्म की कोई नमी, कोई डैम्पनेस बॉक्स के अंदर ना हो। अगर बॉक्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई नमी, कोई डैम्पनेस होगी तो उससे फंगल ग्रोथ हो सकती है, उससे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो मेक श्योर कि बॉक्स को आप अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से आप ड्राई करें। ड्राई करने के बाद हम कूपेक्स का पाउडर बॉक्स के अंदर चारों तरफ डाल देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई लेटर बैक्टीरियल या इंसेक्ट ग्रोथ उसमें ना हो। कूपेक्स चारों कोरों में आपने बॉक्स के डाल देना है और उसके बाद आपने जो नेस्टिंग मटेरियल होता है जिसको हम कूची बोलते हैं, या जो बेसिकली एक वाइट वॉश ब्रश होता है, चूना करने वाला जो एक ब्रश होता है, उसको हम काट के नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके तिनकों को हम कुछ पिंजरे के अंदर रख देते हैं और कुछ तिनकों को हम आपस में जोड़ के हाथ से एक हल्का सा हाफ घोंसला सा बना के उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। और उससे क्या होता है कि जी अगर हम सिर्फ तिनके रखेंगे पिंजरे के अंदर तो बर्ड्स जो हैं वो नेस्टिंग करने में या वो घोंसला बनाने में काफ़ी टाइम लगा देंगे। तो हाफ कुक्ड आपने एक वहाँ पे एक रेसिपी उनको दे देनी है, आधा घोंसला बनाओ, आधे आप उसके अंदर तीले डाल दें और ताकि आप टाइमली नेस्टिंग कंप्लीट कर सकें। अच्छा, अब ये जो हम तीले डालते हैं ये हमारा मकसद तो ये होता है कि हम बर्ड्स को नेस्टिंग करने में हेल्प करें, बट दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट लव बर्ड्स रियली इंजॉय डूइंग। नेस्टिंग की जो एक्टिविटी है वो जब तीले उठा के लेके जाना है, उनको मोड़ना है, मोड़ के वो उसको एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे से छीन रहे होते हैं, तो ये वो एक्टिविटी है जिसके दौरान ब्रीडिंग का प्रोसेस जो होता है वो ट्रिगर होता है। somehow the nesting activity triggers the process of breeding. मेल्स और फीमेल्स जो हैं उनका रुझान इस एक्टिविटी के बाद ब्रीडिंग की तरफ आता है। तो जैसे घोंसला तैयार हो जाता है उसके बाद हमारी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करें।
कुछ लोग होते हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी बस जोड़ा लगा दिया, बॉक्स लगा दिया और अब खुद ही सब कुछ होता रहेगा, तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। इन सम केसेस में आप जब उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो कुछ पेयर्स में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो फीमेल है वो ज़्यादा हीट पे आई हुई है, वो ज़्यादा अग्रेसिव हुई हुई है और मेल अभी कॉपरेट नहीं कर रहा, तो फीमेल उसको मारना शुरू हो जाती है और उनमें नुकसान का ख़तरा है, फीमेल मेल को ज़ख्मी भी कर सकती है। तो आपने उन पेयर्स पे पर्टिकुलरली नज़र रखनी है कि जिनमें आपको अभी तक प्रॉपर बॉन्डिंग नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे ब्रीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ब्रीडिंग सीज़न जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके बड़े एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं और आप काफ़ी अच्छी उनसे आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए होते हैं। तो अगर ब्रीडिंग सीज़न के दौरान को बर्ड्स बीमार हो जाएं, को ज़ख्मी हो जाएं, बर्ड स्ट्रेस में चला जाए, इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बर्ड्स मोल्ट पे चले जाते हैं, तो मोल्ट पे गया हुआ बर्ड भी ब्रीडिंग की तरफ उसके रुझान नहीं जाता, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करना है और उनकी देखना है कि वो एक्टिव हों और वो अपनी ब्रीडिंग एक्टिविटी की तरफ रुझान उनका पूरा हो। अब बर्ड्स हमने बॉक्स भी लगा लिया, हमने बर्ड्स ऑब्ज़र्व भी कर लिए, हमने ब्रीडिंग कोर्स भी करा लिया। अब हमने और क्या करना है? हमने सबसे पहले तो ये एहतियात करनी है कि हम अपने बर्ड्स का जो दाना है वो डेली बेस पे चेंज करें ताकि किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ना हो। पानी जो है वो हमने हर 10 घंटे बाद चेंज करना है। पानी जो होता है वो 10 घंटे के बाद उसमें इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, कंटेमिनेशन होनी शुरू हो जाती है। तो पानी देना भी वो है जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। आई यूज़ मिनरल वाटर फॉर माई बर्ड्स, तो आप भी कोशिश करें कि मिनरल वाटर, अगर मिनरल वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप कोई भी यानी कि साफ़ सुथरा पानी हो, किसी फिल्टर्ड वाटर को प्रेफर करें, फ़िल्टर करके आप पानी को दें। पर्टिकुलरली ठंड में, सर्दियों में कोशिश करेंगे पानी को बिल्कुल हल्का थोड़ा सा गर्म करके दें, बिल्कुल फ्रेश कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए। फ्रेश कोल्ड वाटर के साथ भी इनको ठंड के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा जी, ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहली एक्टिविटी आएगी एग लेइंग की। ब्रीड जब स्टार्ट होगी तो एग लेइंग स्टार्ट होगी जी। तो आपने ये ख़ास तौर पे नज़र रखनी है, विजिलेंट रहना है, अपने बॉक्सेस को डेली बेसिस पे चेक करना है कि आपकी एग लेइंग कब हो रही है। जिस पेयर की एग लेइंग हो रही है आपको डेट पता होना चाहिए कि पहला अंडा किस तारीख को आया। जब भी एग लेइंग हुई आपने डेट नोट कर लेनी है, केज नंबर नोट कर लेना है कि जी केज नंबर 10 की लेइंग जो है वो 10 तारीख को हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद जी बेसिकली जो मादी है वो एक दिन छोड़ के एक दिन लेइंग करती है। तो नॉर्मली औसतन 5 अंडे एक फ़ीमेल ले करती है। कुछ फीमेल्स होती हैं जो दे कैन गो अप टू 6 और इवन 7 एग्स, बट मोस्टली 5 अंडे आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। और कुछ फीमेल्स जो ज़्यादा जिनकी प्रोडक्शन एग की है उनके केसेस में आप 6 एग्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि 5 अंडों के हिसाब से एक दिन छोड़ के 10 दिन बन गए और 6 अंडों के हिसाब से एक दिन छोड़ के 12 दिन बन गए। तो 12 दिन के बाद हमने कैंडलिंग करनी है। कैंडलिंग एक एक्टिविटी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडलिंग में हम क्या करते हैं कि हम एग्स को बहुत केयरफुली उठा के, एक एक अंडे को उठा के, और एक छोटी सी टॉर्च लाइट जो पेंसिल साइज़ की टॉर्च लाइट होती है उसके साथ हमने एग्स को चेक करना है। जो फर्टाइल एग्स होंगे उनके अंदर आपको रेड कलर नज़र आएगा, ब्लड नज़र आएगा, आपको वेन्स बनी हुई नज़र आएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यार एग्स माशाल्लाह फर्टाइल हो चुके हुए हैं। जो इनफर्टाइल एग होगा वो बिल्कुल खाली होगा। तो 12वें दिन आपने एग्स चेक कर लेनी है, कम से कम 1 या 2 अंडे आपको रेड उस स्टेज पे होने चाहिए। अगर आपके 2 अंडे भी रेड हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर 12वें दिन के बाद भी कोई भी अंडा आपका रेड नहीं है और वो बिल्कुल ब्लैंक है तो आप समझ जाएंगे कि यह एग्स इनफर्टाइल है। उस सूरत में हम इनफर्टाइल एग्स को उठा के बाहर फेंक देंगे और हम कोशिश करेंगे कि बर्ड्स दोबारा नेक्स्ट क्लच की तरफ आएँ। कुछ एग्स जो होते हैं वो डेड इन शेल की तरफ जाते हैं। उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैंडलिंग कुछ दिनों की गैप के साथ करते रहें, देखते रहें कि क्या सिचुएशन है। अब जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एग लेइंग हो तो हम सबसे पहले उस डेट को नोट करें कि पहला अंडा किस दिन आया। 21 दिन के बाद एग हैचिंग होनी चाहिए। तो 21 दिन के बाद अगेन मैं अपने एग्स को चेक करूंगा कि एग हैचिंग हुई है या नहीं हुई। अगर आपके पास चिक आ गया है, एग हैचिंग हो चुकी है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं हुई तो अगेन आई विल डू कैंडलिंग और मैं चेक करूंगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
अगर कोई एग डेड इन शेल है तो उसमें आपको, जब आप उसको टॉर्च लाइट मारेंगे तो वो आपको रेड की बजाय ग्रीन कलर का या येलो कलर की एक आपको फील देगा। येलो और ग्रीन सूरत में आप समझ जाएं कि अंडा डेड इन शेल हो चुका हुआ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक अंडा डेड इन शेल हो चुका है तो बाकी भी हों। समटाइम्स एक होता है, समटाइम्स दो हो जाते हैं, समटाइम्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने फिर भी सारे एग्स को चेक करना है, तसल्ली करनी है और उनको और टाइम देना है। और जो जो एग्स आपको लगे कि आप डेड इन शेल हैं वो आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ताकि जो फीमेल है वो बाकी फर्टाइल एग्स पे ज़्यादा फोकस कर सके और उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैचिंग करवा सके। नहीं जी, अब आपके चिक्स डेवलप होना शुरू हो गए। नॉर्मली हैचिंग के बाद चिक्स जो हैं वो 6 से 8 हफ्ते लेते हैं सेल्फ होने में। उस दौरान मेल और फीमेल दोनों मिल के बच्चों को पालते हैं और सारी की सारी उनको माउथ फीडिंग करवाई जाती है। इस टाइम पीरियड के दौरान हमें ये ख़ास एहतियात करनी है कि हमारी केज में खुराक की बिल्कुल कमी ना आए और जो रूटीन में हम उनको खुराक दे रहे हैं उससे बेहतर खुराक आपने इस टाइम पे देनी है। नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप छल्ली, कॉर्न जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। हर वक्त आपकी केज के अंदर एक आध छल्ली का पीस पड़ा होना चाहिए। 1/3 ऑफ द कॉर्न मैं यूज़ करता हूँ, तो वो सुबह एक दफ़ा डलवा दें, एक दफ़ा शाम में डलवा दें, ताकि रात में भी उनके पास एम्पल सप्लाई हो और दिन में भी एम्पल सप्लाई हो। छली या कॉर्न जो है बेसिकली गुड सोर्स ऑफ ग्लूकोज है, सॉफ्ट है। तो पेरेंट्स जब छली पे फीड करते हैं तो वो बच्चे को जब माउथ फीड कराते हैं तो बच्चों के लिए एक नरम गज़ा और एक अच्छी ग्लूकोज वाली गज़ा, ग्लूकोज इज़ एनर्जी, तो बच्चे ज़रा अच्छे तरीके से पल जाते हैं। बच्चों को डेवलपमेंट और बच्चों के पालने के लिए छली एक बेहतरीन गज़ा साबित हो सकती है। तो हमने मेक श्योर करना है कि जी पानी फ्रेश हो और दाना 24 घंटे उस केज के अंदर मौजूद हो और एक्स्ट्रा खुराक के तौर पे आप उनको छली प्रोवाइड करें। अच्छा, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि समटाइम्स, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अंडे आए हैं, समटाइम्स क्या होता है कि पहले 2 अंडों से बच्चे निकल आए, तीसरा अंडा डेड इन शेल हो गया, चौथा डेड इन शेल हो गया और 5वें से फिर अंडा निकल आया। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक दिन छोड़ के अंडा आएगा, तो जो एज में काफ़ी गैप आ जाता है पहले बच्चे और आखिरी बच्चे में। तो बाय द टाइम छोटा आखिरी बच्चा हैच होता है तब तक जो पहला बच्चा है उसकी एज काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। तो फीमेल जब उनके ऊपर बैठी हुई होती है तो उसके नीचे, पाँव के नीचे आके या बाकी बच्चों के पाँव के नीचे आके छोटा बच्चा जो है वो दब भी सकता है। तो इस सिचुएशन में आप देखें जहाँ पे डेड इन शेल का इशू हो, जहाँ पे बच्चों के साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा हो, गैप हो एज में, तो कोशिश करें कि जो छोटा बच्चा है उसको वहाँ से रिमूव करके किसी ऐसे खाने में डाल दें, किसी ऐसे बॉक्स में डाल दें जहाँ पे उस साइज़ के और बच्चे मौजूद हो। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक साइज़ के बच्चे एक बॉक्स में पल जाएँ और इस तरह से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। लास्ट में जब चिक्स बड़े हो जाएंगे तो चिक्स बड़े हो जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली जब वो सेल्फ हो जाएंगे, वो खुद खाना पीना शुरू हो जाएंगे, तो उनको पेरेंट्स से हमें सेपरेट करना है। पेरेंट्स को सेपरेट करते वक्त कुछ दोस्त ये गलती करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अभी उनको आदत है बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में रहने की, उनको वो बड़ी बड़ी फ़्लाइटों में छोड़ देते हैं। और समटाइम्स ये किया जाता है कि उन फ़्लाइटों में बड़ी एज के बर्ड्स भी मौजूद होते हैं तो उनके साथ छोड़ दिया जाता है। तो बड़ी एज के जब जिन फ़्लाइटों में बर्ड्स मौजूद होते हैं वहाँ पे छोटे बच्चों को वो मारते हैं और इससे नुकसान का काफ़ी ख़तरा होता है। और उसके अलावा अगर बड़ी फ़्लाइटों में छोटी एज के बर्ड्स मौजूद ना भी हों तो तब भी, क्योंकि उनको आदत है एक छोटे से बॉक्स में रहने की, जब आप एकदम उनको बड़ी फ़्लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो दे गो इन स्ट्रेस। तो जब आप चिक्स को सेपरेट करें, जब आप अपने चिक्स को सेल्फ देखें, उस वक्त आप कोशिश करेंगे कि आप उनको किसी छोटे से पिंजरे में डालें जहाँ पे वो कोज़ी रह सकें, जहाँ पे वो साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल रह सकें और बड़े परिंदे वहाँ पे ना हो, ताकि उनको किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े का सामना ना करना पड़े। इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपके चिक्स ग्रो कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करें कि 10 से लेके 15 दिन की एज के बीच में आप उनको रिंग्स पहनाएं। रिंग्स के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जब हम वो रिंग पहना देते हैं तो उस रिंग के थ्रू ही उस बर्ड का रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। जब हम उस बच्चे का DNA कराएंगे तो वो रिंग नंबर आएगा कि इस रिंग नंबर का जो बर्ड है ये मेल है।
फिर उसका हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। तो अगेन रिंग नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिंग नंबर जो 1 है वो मेल है, उसके फादर ये है, उसकी मदर ये है, तो हमें उसकी म्यूटेशन क्या है और वो कौन कौन से ब्लड्स को कैरी कर रहा है, किस चीज़ का स्प्लिट है, किस चीज़ का स्प्लिट नहीं है, वो हमें सारी डिटेल्स देखने का बड़ा हमें आसानी हो जाती है। तो रिंग ज़रूर पहनाएं और चिक्स को जल्दी ना करें सेपरेट करने की। जब आप देखेंगे वो प्रॉपरली सेल्फ हैं तो आप उनको सेपरेट करें और इन प्रोटोकॉल्स का ख्याल करें, कोशिश करें कि आप अच्छी ब्रीड लें। जितनी अच्छी ब्रीड लेंगे उतना अच्छा आपका मुनाफा होगा। चलते हैं जी अब एक ब्रेक की तरफ। हमारा ब्रेक का वक्त हो चुका है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपकी अपने मेहमानों से मुलाकात कराऊंगा। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक पे जाने से पहले कि आपकी मुलाकात मैं आज के गेस्ट से करवाऊंगा, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय गेस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं फौजुल अजीम साहब। फौजुल अजीम साहब बेसिकली फ़िटनेस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं पाकिस्तान में, और फौजुल अजीम साहब इसके अलावा इम्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं। और फौजुल अजीम साहब का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तारुफ है कि ये मेरे स्कूल फेलो भी हैं। हमने स्कूल में इकट्ठे एक ही बैच में थे, काफ़ी टाइम वहाँ पे साथ गुजरा। और फौजुल अजीम साहब एक सक्सेसफुल ब्रीडर हैं माशाल्लाह, अब सीजन ब्रीडर हैं और एक उस्ताद की हैसियत से लबर्ड इंडस्ट्री के अंदर पहचाने जाते हैं। सेकंड गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं सुहेब कैसर साहब। सुहेब कैसर साहब स्टूडेंट हैं, अभी उन्होंने एफएससी की एग्ज़ाम दी है। जैसा कि पिछली एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि मैंने पहले चंद इंडस्ट्रियलिस्ट जो लबर्ड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई। फिर मैंने कुछ ख़वातीन जो लबर्ड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं मैंने उनको अपने शो पे मदऊ किया। और आज एक प्रोफेशनल और एक लबर्ड ब्रीडर जो बतौर उस्ताद पहचाना जाता है उनको, और एक नौजवान जो स्टूडेंट है इंतहाई कम उम्र है, उनको मैंने बुलाया अपने शो पे। बेसिक मकसद मेरा ये है कि मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं कि मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से लोग लबर्ड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और कोई कैद नहीं है, ना जेंडर की, ना एज की, ना एक्सपीरियंस की। तो उम्मीद है कि आज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा सेशन। चलें जी चलते हैं फौजुल अजीम साहब की तरफ। फौजुल अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी फर्स्ट क्लास। सर ये बताएं कि हम कह रहे हैं कि ये लबर्ड इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और लबर्ड्स में काम करना चाहिए, तो हमारे नाजरीन को बताएं हाउ टू इन्वेस्ट इन लबर्ड्स। एक नया आने वाला बर्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें? देखिए यासिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। इसमें ना थोड़ा सा वाइजली चलना पड़ता है। इसमें ये नहीं है कि आप पैसे आए हैं और आप यू स्टार्ट स्पेंडिंग इट। इसमें जो आपके एपिसोड पिछले गुजरे हैं और उसमें आपने देखा है कि जो आपने जिस तरीके से स्टार्टिंग बताई है उस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ के गो फॉर द हाईएस्ट म्यूटेशन। देखें, जो चीज़ आज आप 5 लाख रुपए की लेंगे ना तो कल को आप उसको 2.5-3 लाख रुपए का सेल भी कर सकेंगे। बट अगर आप वही चीज़ लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके 50,000 लाख रुपए पे परचेज करेंगे, वो फिर इसी तरह से कमर्शियल बर्ड के तौर से अपने देखने वाले नाजरीन को यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे कि बर्ड इंडस्ट्री में बर्ड महंगा वो होता है जो नायाब हो, जो कम हो, जो अनकॉमन हो। जैसे जैसे वो बर्ड कॉमन होता जाता है वही बर्ड की प्राइस नीचे आती जाती है और वही बर्ड सस्ता हो जाता है। तो नए लोग ये समझते हैं कि हम सस्ते बर्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बरक्स अगर वो एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास कमाने का चांस ज़्यादा होगा, बिकॉज उनकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसके अलावा उनके पास टाइम देता है। नई म्यूटेशन एक्सपेंसिव बर्ड्स आपको टाइम देते हैं कि वो रेयर होते हैं, उनके कॉमन होने में टाइम लगता है। तो जब तक वो कॉमन होते हैं तब तक आपको एक 2 साल का 3 साल का पीरियड मिलता है जिसमें आप एक हैंडसम कमाई कर सकते हैं। जी फौजुल अजीम साहब। हाँ जी, यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है। इसमें यह है कि जो इस वक्त जो हाईएस्ट प्राइस पे म्यूटेशन होगी वो वाली म्यूटेशन होगी जो इस वक्त कॉमनली अवेलेबल नहीं है, हर बर्ड रूम में अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस होगा कि आप इसको ब्रीड करवाएं और इसको फिर मार्केट में लेके आएँ। देखिए, ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये डिमांड और सप्लाई का है कि उसकी सप्लाई जितनी कम है तो वो उतना ज़्यादा डिमांड में रहेगी।
तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू हैव लर्न फ्रॉम आपके जो पिछले सेशन चलते रहे उसमें आपने सीख लिया है कि किस तरीके से बर्ड कीपिंग है, किस तरीके से उनको रखा जाता है, तो फिर अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हाईएस्ट म्यूटेशन पे आएँ, ताकि आप जिस मकसद के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली ये एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, तो आप उसमें से अर्न कर सकें वापस। और जितना अच्छा आप अर्न कर लेंगे उतना आप इसको अपग्रेड कर सकेंगे अपने बर्ड। अच्छा फौजुल अजीम साहब, ये बताइए कि इन्वेस्ट इन बर्ड्स वर्सेस इन्वेस्ट इन क्वालिटी बर्ड्स, इसको ज़रा कंपैरिजन करें ना जी, कि एक बंदा है वो बर्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है और एक बंदा क्वालिटी बर्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए वजाहत करें जी। देखें, इट्स वेरी सिंपल। आप एक तरफ एक नॉर्मल बर्ड को रख लें और एक साइड पे एक क्वालिटी बर्ड को रख लें। जो बायर है ना, वो भी एक समझ बूझ के साथ आता है और वो भी एक नॉलेज के साथ आता है। वो ऑब्वियसली क्वालिटी बर्ड को सिलेक्ट करता है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़े तो वो उसकी तरफ जाता है। बट अगर आप नॉर्मल बर्ड को रखेंगे तो नॉर्मल बर्ड की एक लाइफ स्पैन है, उसकी मार्केट की डिमांड का एक लाइफ स्पैन है, वो उस वक्त तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी बर्ड आप 4 साल बाद भी जब उसको लेके आएंगे तो वो उसी तरह से डिमांडिंग होगा जिस तरह आपका अभी होगा। एक छोटा सा इसमें पॉइंट मैं और अपने नाजरीन के लिए ऐड करना चाहूँगा कि जो एक क्वालिटी बर्ड है उसको ऑब्वियसली आप एक एवरेज प्राइस के मुकाबले में बहुत अच्छी प्राइस पे बेच सकेंगे। उस क्वालिटी बर्ड्स जब आप ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो इवन सेम म्यूटेशन है, अगर आपके पास एक एवरेज मार्केट से बेटर क्वालिटी के बर्ड्स हैं तो उसी सेम म्यूटेशन की प्राइस आप अपनी मर्ज़ी की चार्ज कर सकेंगे और एक ऐसा ब्रीडर जो दरमियानी क्वालिटी या लो क्वालिटी बर्ड्स को ब्रीड करा रहा है उसके मुकाबले में ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। सो ऑलवेज़ फोकस ऑन क्वालिटी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जो बर्ड्स ब्रीड कराते हैं हम क्या करते हैं कि कुछ बर्ड्स, कुछ चिक्स हम बेच देते हैं और कुछ बर्ड्स हम अपने लिए भी रोक लेते हैं ताकि हम अपने पेयर्स को इंक्रीज़ कर सकें और अपने पेयर्स को बढ़ाने के बाद ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। तो जब हम 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब हमारी एवरी डेवलप होती है, जब हमारे पास 100-50 जोड़ा लगा हुआ होता है, तो अगर हमने शुरू में क्वालिटी बर्ड्स पे काम नहीं किया तो उसका नतीजा ये निकलता है कि 5 साल बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि सारे के सारी एवरी जो आपने डेवलप की, जो बर्ड फार्म डेवलप किया वो एवरेज बर्ड से डेवलप हुआ, तो नतीजतन पूरे का पूरा फार्म आपका एवरेज बर्ड्स पे तैयार होगा। तो वो आपको रियलाइज़ करेंगे कि यार मेरे टाइम ज़ाया हुआ। टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी ज़िंदगी के 4 से 5 साल जो आपने इन्वेस्ट किए उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड ना हो रिजल्ट से तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। फौजुल अजीम साहब, हमने बात की कि क्वालिटी बर्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये बताएं कि आप जब एक बर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप उस बर्ड में क्या देखते हैं? आप मतलब क्वालिटी बर्ड होता क्या है? देखिए, इसमें क्वालिटी की ना डेफिनेशन हर एक की अपनी है। अब मैं वो डेफिनेशन फॉलो करता हूँ जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक बर्ड की स्पेसिफिकेशन बताई है। उसका हेड राउंड होना चाहिए, उसकी बीक प्रॉपरली टक्ड इन होनी चाहिए, एक बैक स्कल अच्छा होना चाहिए और उसका वो जो बोन स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। मेरे नज़दीक क्वालिटी बर्ड वो होगा। मेरे नज़दीक क्वालिटी बर्ड वो नहीं होगा जो देखने में बहुत बड़ा लगता हो लेकिन वो ये सारे पॉइंट्स मिस कर रहा हो। हेड बॉडी साइज प्रोपोर्शनेट होना बड़ा ज़रूरी है और पर्टिकुलरली जी बर्ड का स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बर्ड का जो स्टिक पे जब बर्ड बैठा होता है तो किस अंदाज में बैठा हुआ है उसको स्टांस कहा जाता है। तो दे से कि जी इस एंगल पे अगर बर्ड बैठा हुआ है तो दिस इज़ अ गुड स्टांस। बर्ड आगे को झुका हुआ ना हो, गर्दन झुकी हुई ना हो, बिल्कुल इरेक्ट इस स्टाइल में जो बैठा हुआ बर्ड है उसको हम अच्छा स्टांस बोलते हैं। जो पर्टिकुलरली बर्ड्स के मुकाबले होते हैं, बर्ड शोज़ होते हैं, उसमें स्टांस को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो कोशिश करेंगे अच्छे स्टांस को आप भी ज़हन में रखें। चलें जी, कुछ सवाल अब सुहेब कैसर साहब से करते हैं, हमारे नए गेस्ट। सुहेब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले यासिर भाई शुक्रिया आपका कि मुझे आपने इनवाइट किया।
ये बताइए कि आप इतने यंग हैं, आप अभी आई थिंक आपने एफएससी के एग्ज़ाम दिया अभी, जी यासिर भाई। तो आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए तकरीबन शौक़ में। मैं 8-9th क्लास में था तब से मैंने ये बर्ड हॉबी को स्टार्ट किया हुआ। दरअसल सबसे पहले मेरे चाचा को शौक़ था बर्ड्स का, तो वो उनका काम था ट्रांसपोर्ट का, तो वो लाहौर से बाहर आमतौर पर ज़्यादा रहते थे। तो जब बाहर रहते थे तो वो फिर पीछे उनको बर्ड्स को फीड के लिए या पानी के लिए उनके पास नहीं होता था। तो वो चाचा ने मुझे कहा कि जी आपने इनको फीड और पानी वगैरह डालना है। तो वो जब मैं उनको दाना पानी वगैरह डालता था तो तब मुझे उनके कलर्स बहुत खूबसूरत लगे थे बर्ड्स के। अच्छा। तो वो जब खूबसूरत बर्ड लगे तो फिर जब वो चाचू एक माह बाद वापस आए चाचा, उन्होंने मुझे कहा कि जी उसके बदले मुझे इनाम के तौर पर केयर के बदले मुझे उन्होंने 3 पेयर गिफ्ट किए कि जी आप। अच्छा, यानी कि उनको आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी। उन्होंने तो उन्होंने मुझे 3 पेयर उन्होंने दिए, 3 पेयर मैंने बाहर से खरीदे। तो वो लव बर्ड्स के थे, फिशर म्यूटेशन नहीं थी, वो नॉर्मल जो एवरेज बर्ड जो होते हैं वो मैंने ख़रीदे स्टार्ट में। तो वो जब उनकी ब्रीड आई ना 1 साल बाद, तो वो तकरीबन 30 to 35 बर्ड्स हो गए। तो जब इतने बर्ड्स हुए तो घर वालों ने कहा जी आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ इतने बर्ड्स किस तरह संभालेंगे। अच्छा। तो वो जो बर्ड्स थे ना, मैंने जो एक्स्ट्रा बर्ड्स उनके चिक्स थे वो मार्केट ट्विंटल मार्केट है इधर LOS पर, तो मैं उधर ले गया। तो उधर मैं अभी गया हूँ, तो फर्स्ट शॉप पे गया हूँ तो उन्होंने उसी टाइम मेरे से बाय कर लिया और बहुत अच्छी प्राइस में मेरे से बाय की है। और मैंने कहा यार, और फिर मैं वो जो पैसे थे वो मैं घर ले के आया तो मामा को दिए, तो वो भी खुश हुई कि जी इनको कुछ लेके आया, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बना वहाँ से। तो फिर आस्ता आस्ता करके ना फिर मैं उनको होल्ड बढ़ाता रहा, तो इस तरह मेरा मतलब कि स्टार्ट हुआ था। आप जब अपने पेयर्स को बढ़ा रहे थे और आप ग्रो कर रहे थे, तो उस वक्त मतलब आप किन बर्ड्स में काम कर रहे थे, और उस वक्त क्या आपका फोकस किस क्वालिटी पे था, या जो भी आपको उस वक्त मिला आपने वो लगा लिया? क्या आपके किस तरह काम कर रहे थे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल यासिर भाई, सबसे पहले मुझे क्वालिटी का तो पता नहीं था, तब मैं छोटा भी था एज में। तो वो मुझे कोई भी बर्ड मिला तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा बर्ड है, तो मैं उनको पैसे दे के ख़रीद के ले आया। तो जैसे जैसे फिर 1 साल गुजरा इस प्रोसेस में, तो फिर उसके बाद यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, फिर गूगल पर फेसबुक पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो वो देखा, फिर आपकी मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी, उसके अंदर आपने स्टैंडर्ड का बताया कि ये बर्ड इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो किया। उस तरह के मैंने बर्ड खरीदे। सबसे पहले जो थे मैंने कमर्शियल बर्ड्स खरीदे। कमर्शियल बर्ड्स के अंदर जो थे अल्बाइनो, पारब्लू, क्रिमिनो ये थे। तो वो उनको मैं 1 साल ब्रीड करवाया। तो वो अगले सीज़न के लिए मैंने कहा यार ये तो बस सिर्फ कमर्शियल है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। जो म्यूटेशन है वो ये है कि इसके बदले फिर मैंने लास्ट सीज़न में मैंने म्यूटेशन ऐड की। म्यूटेशन के अंदर ओपलाइन ऐड किया टॉप क्वालिटी का, उसके अलावा डाइल्यूट किया, फिर स्लेटी किया, फिर पेल किया ऐड। तो वो ग्रेविंग अब आया वो मैंने ऐड किया। तो वो इसलिए ऐड किया कि इसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। अब ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा कमर्शियल बर्ड्स को ब्रीड कराने का, और अब आप म्यूटेशंस कर रहे हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस क्या है? कमर्शियल और म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है? कमर्शियल में सिर्फ ये है कि उसका टॉप एंड जो है क्रीमिनो है कमर्शियल के अंदर। अब इसके मुकाबले में अगर म्यूटेशन को देखें तो म्यूटेशन के अंदर ओपलाइन है। आप ओपलाइन एक बर्ड लेते हैं, आप उसको एक स्लेटी के साथ ब्रीड करवाते हैं, तो उसमें से आगे बच्चे आएंगे ओपलाइन स्लेटी। फिर आप उनको ओपलाइन स्लेटी को आप डाइल्यूट में ऐड करें, डाइल्यूट ओपलाइन स्लेटी बनाएं। इस तरह इसके अंदर मतलब मल्टीप्लाई। और अब चैलेंजेस आपको होते हैं कि आपने देखें इसके अंदर कौन सा बर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब आपको एक नए से नया बर्ड मिलता है आपको इसके अंदर देखने में ना। आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि म्यूटेशंस में आपको ये मौका मिलता है कि आप प्ले अराउंड कर सकें, और आप एक गेम है पूरी, आप प्लान करते हैं कि इस म्यूटेशन को मैं उससे मिक्स करूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद मैं उसमें ये ऐड करूं तो एक तीसरी चीज़ बनेगी। तो आप डेवलपमेंट करते हैं, आप नई म्यूटेशंस पे वर्किंग करते हैं, और जब उन वर्किंग के आपको रिजल्ट्स आते हैं तो आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। कमर्शियल में ये है ठीक है, आपने काम किया, आपने फाइनेंशियली उसमें से एक फ़ायदा हासिल किया, लेकिन गेम कम है। तो म्यूटेशंस में ये है कि आप गेम करते हैं। इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग कि जब आप प्लान करते हैं कि इस म्यूटेशन को मैं उससे मिक्सअप करके एक नई चीज़ डेवलप करूंगा, जब रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स जब वैसे होते हैं जैसा आपने प्लान किया होता है, तो बड़ा वो सेटिस्फाइंग है। सो डेफिनेटली म्यूटेशंस जो है वो प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली कमर्शियल बर्ड का एक बर्ड 10 बर्ड जितने के आपने बेचने हैं उतने की म्यूटेशन का एक बर्ड बिक जाता है। तो उस हवाले से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फौजल अजीम साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। ये बताएं कि कहा जाता है कि जब आप बाहर से कोई बर्ड लेके आते हैं तो उसको अपने फार्म में फ़ौरन मिक्स ना करें, इसकी क्या वजह है?
देखिए, आप जब भी बाहर से बर्ड परचेज़ करते हैं उसमें आपको नहीं पता कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया जिस बर्ड रूम से आप परचेज़ करके ला रहे हैं वहाँ पर मौजूद है। उस चीज़ की एहतियात ये है कि वो वायरस और वो सारा बैक्टीरिया आपके अपने बर्ड रूम में ना आए, वो आप उसको क्वारंटाइन करते हैं फॉर 15 डेज़, मिनिमम 15 डेज़ करते हैं। और उसमें उसको अपने बर्ड रूम से दूर रखते हैं। और ये क्वारंटाइन डजंट मीन कि आप उसको केज में उठा के अपने बर्ड रूम के अंदर रख दें और वो वहीं पे 15 दिन रहे, वो आपके बर्ड रूम से बाहर रहेगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप अपना जो फ्लॉक है बर्ड्स का, उसको उसकी प्रिवेंशन है कि उसको किसी किस्म की कोई बीमारी या कोई जो पॉसिबली कहीं से कैरी करके आ रहा हो वो ना लगे। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, क्वारंटीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो जब भी कोई बर्ड होता है कहीं से भी आए वो उठा के फ़ौरन अपने बर्ड रूम में उसको ले जाते हैं। तो इस चीज़ की खसूसी तौर पे एहतियात करनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए उस बर्ड को आप अलहदा से रखें, उसको ऑब्ज़र्व करें कि उसमें कोई मसला मसाइल है नहीं है। अगर मसला है तो उसको ट्रीट करें, और अगर उसमें मसला नहीं है और कुछ, आई थिंक क्वारंटीन हर किसी की अपनी प्रैक्टिस है। मिनिमम टाइम आई थिंक आई वुड से 2 वीक्स आपको क्वारंटीन बर्ड को करना चाहिए। शोएब कैसर साहब, ये बताएं कि सिर्फ ब्रीड श्रीड ही करा रहे हैं या आपको कबाया भी है? यासिर भाई, आपको जैसे बताया था कि मैंने स्टार्ट किया था तो लास्ट ईयर में मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो 500,000 की। तो उसके बदले में मुझे तकरीबन इस टाइम जो बर्ड्स हैं मेरे पास 3 मिलियन के, मतलब 30 लाख के। तो वो जो 3 मिलियन के बर्ड्स थे उसमें से मैंने वो बर्ड इस टाइम तो अवेलेबल है मेरी एवरी के अंदर। उसके अलावा जो मैंने कमाए हैं उसके अंदर से कुछ मैंने घर वालों को हिस्सा दिया, कुछ मैंने जो अपने स्टडीज़ वगैरह पे लगाया। मैं मैट्रिक के बाद से FSC तक जितनी भी स्टडीज़ में जितने एक्सपेंस वगैरह हुए मैंने खुद अपने स्टडीज़ पे लगाया। और उसके अलावा कुछ उसके अलावा जो बर्ड्स थे, जो इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास, जो कुछ 7-8 लाख रुपये मेरे पास तब बनता था एक्स्ट्रा, तो वो मैंने री इन्वेस्ट किया बर्ड्स के अंदर, टॉप म्यूटेशंस के अंदर, जो अपग्रेड म्यूटेशन आ रही हैं, जो फ्यूचर म्यूटेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो शोएब, आप अपनी एवरी को अपग्रेड कैसे करते हैं? या सिर्फ इसके अंदर एवरी को अपग्रेड करने के लिए ये होता है कि अब देखें ना, हमारे पास क्रीमिनो भी है, आ गया अल्बाइनो भी आ गया, पारब्लू भी आ गया, पेल फेलो भी आ गया, ओपलाइन भी आ गया। अब आपके पास ग्रे विंग नहीं है। एक बात, अगर आप ग्रे विंग नहीं है तो आप ग्रे विंग को ऐड करेंगे। आपके पास म्यूटेशन, हर तरह की म्यूटेशन आपकी एवरी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जो लेटेस्ट आ रही है, जैसे अब ग्रे विंग आया है, उसके अलावा फिर एक्वा आ रहा है, फिर ये येलो फेस फिशरी आ रही हैं। तो ये ऐसा करके हर फेंसर को ये अपनी एवरी के अंदर ऐड करनी चाहिए। फौजुल अजीम साहब, ये बताइए कि ये लेटेस्ट म्यूटेशंस क्यों ऐड करनी चाहिए और साथ साथ आपको अपग्रेड क्यों करना चाहिए? देखें, मैंने वही आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि ये डिमांड एंड सप्लाई है। लेटेस्ट म्यूटेशंस आप अपने पुराना जो आपका ब्रीडिंग फ्लॉक है आप उसके अंदर ऐड करें ताकि आपके पुराने जो ब्रीडिंग फ्लॉक है उसकी वैल्यू अपग्रेड हो। और देखें, अपग्रेडेशन आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अर्न करना चाह रहे हैं उसमें से। तो जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे आप उसमें से अर्न नहीं कर सकते। देखें, इसकी छोटी सी मिसाल मैं इस तरह बताता हूँ कि जैसे ऑपलाइंस हैं। ऑपलाइंस जो हमारी जो ये कम्युनिटी है इसमें 90% लोग जो हैं उनके पास ऑपलाइंस हैं। अब अगर मैं कहूँ कि वो स्लेटी ऑपलाइंस में आएँ तो स्लेटी ऑपलाइंस उसमें से शायद 50% पे हो, और उसमें से कहूँ स्लेटी ऑपलाइंस स्प्लिट पेल फेलोज में आए वो और कम होती जाएगी। तो जितना वो कम होगा उतनी डिमांड उसकी हाई होगी, उतना वो एक हाई प्राइस्ड बर्ड होगा, यानी कि ज़्यादा मुनाफा कमाने का उसमें आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं, बर्ड्स हैं, जानदार चीज़ है, तो लिविंग बीइंग्स हैं, इनके लिए कोई आपको फर्स्ट एड बॉक्स या कोई फर्स्ट एड टाइप अरेंजमेंट भी आपके बर्ड रूम में होना चाहिए? कोई चोट लग जाए, जैसे बर्ड्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को ज़ख्मी कर देते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, तो उस सिलसिले में कोई ऐसा भी इंतज़ाम आपके बर्ड रूम में होना चाहिए या आपने बीमारी की सूरत में सिर्फ डॉक्टर से ही रब्ता करना है? देखें, इसमें यह है कि जब जितना अरसा हो जाता है उसमें आप आधे से ज़्यादा तो डॉक्टर खुद बन जाते हैं। अब इसमें एक फ़र्स्ट एड बॉक्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक तो पैनाडोल सिरप है, वो नॉर्मल फीवर और सर्दी की वजह से। दूसरा ये है कि आप का पायोडीन है जो ज़ख्मों पे लगाने वगैरह के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड इसमें ज़रूर करूँगा कि जो ब्रीडिंग सीज़न है ना वो बेसिकली वो है विंटर सीज़न।
इसमें उनको कुरेज़ा जो होता है जिसमें वो उनका रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए जो टाइलोडॉक्स या इस टाइप की जो मिलती जुलती फॉर्मुलेशन में दवाई है वो लाजमी होनी चाहिए टू प्रिवेंट जो उनका रेस्पिरेटरी इशू है, फ्लू वगैरह उनका, उससे। और थर्ड चीज़ एक जो मैं रिकमेंड नहीं करता कि इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, वो इज़ एंटीबायोटिक, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो, स्पेसिफिक आप नहीं ले सकते उसको। तो CCC के नाम से आती है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वीटा फार्म उसकी है, और ये थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, डिज़ाइन की गई है Exactly. फॉर पैरट्स। या एग्जैक्टली फॉर पैरट। तो वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बाकी आप जब बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बर्ड आपको खुद बताता है कि किस प्रॉब्लम में है। तो आई वुड सजेस्ट जब आपको कुछ समझ ना आए और बर्ड ज़रा सा ढीला हो, या एक बर्ड की एक टिपिकल आदत है वो पर फुला के बैठ जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 1-2 दिन पेनाडोल सिरप थोड़ा सा उनको यूज़ करवाएं, जो पेनाडोल सिरप है, ताकि अगर तो एक नॉर्मल फीवर है तो उससे रिलीफ हो जाएगा। अगर वो उससे नहीं हो रहा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी मज़ीद बिहेवियर देख के कि उसको मज़ीद क्या प्रॉब्लम है, उसकी ड्रॉपिंग्स देख के, उसकी नेज़ल डिस्चार्ज देख के, ये आपको बाद में पता लगेगा। फिर बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी सिचुएशन में ये होती है कि जैसे कि फौजुल अजीम साहब ने बताया कि आप सबसे पहले पैनाडोल रेमेडी करें। बर्ड्स मोस्टली देखा गया कि बीमारी से नहीं मरते, लेकिन उस बीमारी के नतीजे में जो उनको बुखार होता है, उस बुखार से बर्ड्स बड़ी जल्दी मरते हैं। तो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ कि सबसे पहले आप पैनाडोल सिरप दें। पैनाडोल सिरप देने का बेस्ट तरीका ये है कि जो पानी का बर्तन है उसके अंदर 5 से 6 ड्रॉप्स पैनाडोल के मिक्स करके अच्छी तरह हल कर लें। तो 2 दिन आप उनको पैनाडोल कराएं। उससे अगर वो इम्प्रूव नहीं करते तो फिर आप ऑब्वियसली CCC एक एवियन एंटीबायोटिक है स्पेशली डिज़ाइन फॉर बर्ड्स, उस पे जाएं। और इन द मीन वाइल आप किसी वेट डॉक्टर के साथ मशवरा करें, और या अगर आपके कोई सीनियर्स ऐसे आपके इर्द मौजूद हैं जो बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो उनसे भी आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। सोएब कैसर साहब, यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंगस्टर को ये पैगाम है कि जो लव बर्ड इंडस्ट्री में जैसे बर्ड्स फील्ड में आ गया, तो वो अब जो नौजवान नस्ल है वो आजकल देखें गली के कोनों पर बैठी होगी, कोई सिगरेट में लगा होगा, कोई जो जैसे बुराइयों में लगा हो, काफ़ी बुराइयों में लगे होंगे, तो उससे बंदा बचा रहता है। बर्ड्स फील्ड के अंदर आओ, आप बर्ड्स रखें, बर्ड्स के अंदर आपको एक इनकम भी आएगी, इनकम के अलावा आपको बुराइयों से आप बचे रहेंगे। और अगर आप इस तरह नहीं करते, अगर जो लोग बर्ड्स में नहीं है, ज़रूरी नहीं कि किसी भी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहें, वो अगर वो मसरूफ़ नहीं रहेंगे तो वो ये। फौजुल अजीम साहब, आप काइंडली बताइए हमारे देखने वाले नाजरीन को, नए देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है। ये आपके लिए एक पॉकेट मनी है, एक हेल्दी पॉकेट मनी है, प्लस ये है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। आप अपनी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, आप अपने घर का एक्सपेंस रन कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ पे इसको लगा सकते हैं, आप अपनी बाइक्स वगैरह, जो बाइक वगैरह ख़रीदनी है, कन्वेंस पे लगा सकते हैं। बहुत से यूज़ हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो सूदिंग इफेक्ट आता है आपको अपने बर्ड रूम में जाके, जहाँ पर टाइम जोन से रुक जाता है। श्योरली। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि इसी तरह से हेल्दी एक एक्टिविटी है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज ग्रेट टू हैव यू ओवर। एंड सोएब कैसर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एज वेल। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक नई एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।